आने वाले कुछ घंटों के अंदर हम लोग बैट 2022 के और सॉल्यूशन अपलोड करने वाले हैं। तो जैसे जैसे हम लोग सॉल्यूशन करते जाएंगे हम लोग अपलोड करते जाएंगे। तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन आता रहे और आप लोग इमीडिएटली देख सकें। हाय गुड मॉर्निंग। बैट 2022 के क्वेश्चंस और उनके सॉल्यूशंस हमारे पास आ चुके हैं और की चैलेंज करने का टाइम है। अब इसी को वेरीफाई कर लेते हैं। देखिए, जब 0.60 ऐड होकर के ये 0.240 बना तो फिर दो और जुड़ करके ये 0.8 मिलीमोल हो गया। तो यानी कि जो रिलेशन है वो यही है कि भाई हर 0.2 मिलीमोल में जो A50 की वैल्यू है ये वैल्यू 0.06 बढ़ जानी है। जो नेक्स्ट रीडिंग है अननोन की, तो देखिए ये रीडिंग घटी है और ये घटी कितनी है 0.03। तो अगर ये 0.03 घटी है तो फिर वैल्यू कितनी होनी चाहिए। तो जब 0.6 के लिए 0.2 है तो 0.03 के लिए 0.1 मिली मोल होगा। और क्योंकि वैल्यू डिक्रीज हुई है तो फिर ये कंसंट्रेशन में डिक्रीज होकर के 0.7 मिली मोल हो जाएगी, जो कि तुम्हारा ऑप्शन नंबर 2 आईडी है 2306। क्वेश्चन नंबर 599। For transcribing protein coding genes, the RNA polymerase forms the pre-initiation complex PIC in association with। देखिए, प्रोटीन कोडिंग जीन्स को ट्रांसक्राइब करने के लिए आरएनए पॉलीमरेज सेकंड आता है और उस सेकंड को पहचान करके कि भाई यहां से ट्रांसक्रिप्शन शुरू कराना है, डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स आते हैं। इन ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स को जो नाम रखे जाते हैं वो यही करके है कि भाई टीएफ का मतलब है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, सेकंड का मतलब है फॉर आरएनए पॉलीमरेज सेकंड, और फिर अल्फाबेट्स हैं। तो अगर हम लोग प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स का एक डायग्राम देखें तो वहां पाते हैं कि डी आता है, वहां पर बी आता है, वहां पर एफ आता है, वहां पर ई आता है और एच आता है। तो अगर अल्फाबेट्स को मैनेज कर लूं तो केवल मेरे पास बी नाम का, डी, ई, एफ और एच नाम के ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स आते हैं। और फिर ये ऑर्गेनाइज होकर के जो कॉम्प्लेक्स तैयार होता है इसे बोलते हैं प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। तो अब जो ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन में देखिए जी दिया हुआ है जो कि हमारे पास नहीं है, सी दिया हुआ है हमारे पास नहीं है। तो जहां ये थे ऑप्शन से काट दीजिए तो आपके पास ऑप्शन नंबर 3 बचेगा जिसमें एच, एफ और डी की बात कर रखी है और यही है इसका करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 602। द मेल्टिंग टेम्परेचर टीएम ऑफ डीएनए इज हायर व्हेन द कंटेंट ऑफ। देखिए, डीएनए में दो स्टैंड पर आप जानते हैं कि ए पेयर करता है डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा विद थायमिन, जी पेयर करता है 3 हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा विद साइटोसिन एंड वाइस वर्सा। तो जब मुझे दोनों स्टैंड को सेपरेट करना होगा तो इन हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ना होगा और इसी कितना टेम्परेचर देना पड़ा हमें उसको ब्रेक करने के लिए, जिसे हम डीनेचुरेशन कहते हैं, इसी को हम लोग टीएम कहते हैं। तो नो डाउट कि एटी पेयर को तोड़ने पर कम एनर्जी लगेगी और जीसी पेयर को तोड़ने पर ज्यादा एनर्जी लगेगी, क्योंकि वहां पर 2 और 3 का फर्क है हाइड्रोजन बॉन्ड का। तो नो डाउट अगर मुझे मेल्टिंग टेम्परेचर हाई चाहिए तो फिर जीसी बेस पेयर ज्यादा होना चाहिए। तो नो डाउट डीएनए के अंदर जीसी बेस पेयर हाई मिलेगा। जिन डीएनए में जीसी कंसंट्रेशन हाई पाई जाती है उन्हीं का मेल्टिंग टेम्परेचर ज्यादा होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 2406। क्वेश्चन नंबर 571। एक टेबल दे रखा है हमारे सामने जिसमें ए में दे रखा है 3 यूकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज और कॉलम बी के अंदर लिस्ट ग्रुप ऑफ जीन्स दे ट्रांसक्राइब, आइडेंटिफाई द करेक्ट मैच फ्रॉम द ऑप्शन बिलो। आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। देखिए, आरएनए पॉलीमरेज 1 राइबोसोमल आरएनए जीन्स को ट्रांसक्राइब करता है। आरएनए पॉलीमरेज 2 ये प्रोटीन कोडिंग जीन्स मतलब मैसेंजर आरएनए टाइप की जीन्स को ट्रांसक्राइब करता है। और आरएनए पॉलीमरेज 3 बनाता है ट्रांसफर आरएनए और 5s राइबोसोमल आरएनए की जीन, जो कि पॉलीमरेज 1 नहीं बना सकता। तो इसमें अगर हम मैच करेंगे तो 1 के सामने आके बैठेगा सी, तो 1 का सी मेरे पास यहां पर है, 1 का सी यहां भी है। सेकंड के लिए मेरे पास आएगा ए और सेकंड का ए मेरे पास केवल इसी ऑप्शन में है और फिर थर्ड का बी। तो 2284 है इसका करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 605। द साइटोसिन रेसिड्यू इन द डीएनए आर मिथाइलेटेड एट स्पेसिफिक डाई और ट्राई न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस, which among these methylation motif is predominantly found in the case of protein coding genes in animals। जहां पे H का मतलब है कि A, T या C में से कुछ भी हो सकता है। देखिए, साइटोसिन का मिथाइलेशन जीन रेगुलेशन में, या जिसे आप एपिजेनेटिक्स कहते हो, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कब जीन ऑफ होनी है, कब जीन ऑन होनी है, यहां तक कि जिसे हम लोग मैटरनिटी इफेक्ट भी बात करते हैं,
तो उसमें भी ये मिथाइलेशन ऑफ द साइटोसिन रेसिड्यूज ये एक इंपॉर्टेंट है, और ये खास तौर से वहां पर ज्यादा पाया जाता है जहां पे सी जी रिपीट्स मिलते हैं। साइटोसिन के ऊपर मिथाइलेशन होता है। इसे हम लोग प्यार से CPG आइलैंड्स भी कहते हैं, जहां जहां क्लस्टर मिलते हैं। आमतौर पर प्रोटीन कोडिंग जीन के आसपास ही पाए जाते हैं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 1 है आपका 2417 जो कि करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 578, द इंट्रोडक्शन ऑफ द नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स टोल्यूइन इनटू वाटर रिजल्ट्स इन। देखिए, पानी में वाटर के मॉलिक्यूल जगह जगह बिखरे हुए हैं, और याद है ना आपको कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बोलता है कि बाय डिसऑर्डरनेस ऑफ द यूनिवर्स विल ऑलवेज इंक्रीज। और इस डिसऑर्डरनेस को नापने के लिए हम लोगों ने टर्म दे रखी है एंट्रोपी। तो जब पानी अकेला है तो उसकी जो भी डिसऑर्डरनेस है वो उसकी पर्टिकुलर एंट्रोपी है। लेकिन जब मैं कोई नॉन पोलर मॉलिक्यूल जैसे कि टोल्यूइन को पानी में डालूंगा तो पानी बजाय उसे इंटरेक्ट करने के उसके चारों तरफ एक वाटर की शेल तैयार कर लेगा। वाटर की शेल मतलब एक ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर, डिसऑर्डरनेस नहीं है, यह है एक ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर। तो अब जो कहूं कि मैं डिसऑर्डरनेस एज कंपेयर टू टोल्यूइन डालने से पहले घटी या बढ़ी, तो हम देखते हैं कि इसकी डिसऑर्डरनेस इंक्रीज नहीं कर रही है बल्कि डिक्रीज हो गई है। जो डिसऑर्डर्ड वाटर मॉलिक्यूल बिखरे पड़े थे वो ऑर्डर्ड फॉर्म में आ गए हैं, और इसलिए हम लोग बोलते हैं कि एंट्रोपी ऑफ द वाटर इज डिक्रीज्ड। देन क्वेश्चन नंबर 600, ड्यूरिंग सिग्नल ट्रांसडक्शन वन मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फेटेडिल आइनोसिटोल 4,5-bis फॉस्फेट, जिसे हम PIP2B कहते हैं, is cleaved into one molecule each of the ionositol triphosphate IP3 and diacylglycerol DAG by the enzyme। इंडिट जब हम लोग GPCR एक पाथवे का जिक्र करते हैं जिसमें रिसेप्टर होता है 70M, और फिर ये एक G प्रोटीन को एक्टिवेट करेगा, फिर ये G प्रोटीन एक इंपॉर्टेंट लाइपेज को एक्टिवेट करता है। तो यही मेम्ब्रेन के जो फॉस्फोलिपिड्स हैं उन्हीं में से एक फॉस्फोलिपिड है ये आपका, जिसे आप PIP2 कहते हो। इस फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल में 2 फैटी एसिड की टेल है, एक हेड है। तो ये फॉस्फोलाइपेज C इस जगह पर अटैक करता है, और नतीजा मुझे 2 मॉलिक्यूल दिखाई देंगे, एक केवल फैटी एसिड वाला और एक हेड ग्रुप। जिस हेड ग्रुप के अंदर 3 फॉस्फेट लगे हुए थे, 2 फॉस्फेट तो अलग थे, प्लस एक फॉस्फेट इस फॉस्फोलिपिड का भी आ गया। ये है आपका IP3 और ये है आपका डेग। डेग तो आपका मेम्ब्रेन में अटैच रहता है क्योंकि अल्टीमेटली मेम्ब्रेन का पार्ट है, और बाद में डॉकिंग साइट के रूप में भी रोल निभाता है दूसरे एंजाइम्स के लिए। इस सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे में जितने मॉलिक्यूल्स एक्टिवेट होंगे उनको एक्टिवेट करने में ये बहुत बड़े रोल निभाएंगे, जबकि IP3 जाएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर कैल्शियम को रिलीज करने के लिए। तो जो मॉलिक्यूल था, जो एंजाइम था जिसने इस PIP2 को 2 मॉलिक्यूल में तोड़ दिया, डैग और IP3, उसका नाम है फॉस्फोलाइपेज C, क्योंकि ये जो फॉस्फेट कंटेनिंग लिपिड के मॉलिक्यूल थे उनको तोड़ने में काम आता है। तो क्वेश्चन का सही आंसर है लास्ट वाला। अब है क्वेश्चन 618, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला फॉर द स्ट्रक्चर गिवन बिलो। अब या तो तुम बैठ के सब कुछ सोच लो कि भाई हमें क्या करना है, क्या हमने देखा है नहीं देखा है, या फिर एक सिंपल सी बात करते हैं। देखिए, जब हम लोग किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को दिखाते हैं तो एक सिंबोलॉजी है। हर एक टर्न का मतलब है कार्बन, तो जहां जहां ये टर्न दिखाई दे रहे हैं वहां पे कार्बन लिख लीजिए, और ब्लैंक एंड्स पर भी, और फिर आप इन कार्बन को काउंट कर लीजिए। तो आप पाएंगे यह है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। तो इसमें पूरे 12 कार्बन है। अब देखिए, 12 कार्बन का केवल एक ही ऑप्शन अवेलेबल है, तो इसका आंसर हो गया करेक्ट 2469। देन क्वेश्चन नंबर 606, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज अ लिंकर हिस्टोन्स। देखिए, हिस्टोन्स में एक होता है कोर पार्टिकल H2A, H2B, H3 एंड H4। इनकी दो यूनिट जुड़ करके आपस में एक कोर पार्टिकल डिजाइन करती हैं, और फिर डीएनए का मॉलिक्यूल इनके चारों तरफ रैप करता है, और इसी डीएनए के मॉलिक्यूल को बांध के रखने के लिए एक होता है H1। तो ये जो पूरा पार्ट है इसे आप न्यूक्लियोसोम कहते हो। जो अंदर वाला पार्ट है जिसमें 8 स्टोन्स हैं इसे आप कोर बोलते हो। इंडिड यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था कि लिंकर हिस्टोन कौन सा है, तो भाई लिंकर हिस्टोन है जो यहां बाहर लगा हुआ है, यानी कि H1। करेक्ट आंसर है 2421। क्वेश्चन नंबर 581 भी न्यूक्लियोसोम को लेके ही था, और यहां पूछा गया था कि यूकैरियोट्स के अंदर न्यूक्लियोसोम कंप्राइज ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग हिस्टोन्स।
हालांकि जब हम न्यूक्लियोसोम को टेक्निकल भाषा में बात करते हैं तो वहां पे H1 भी इंक्लूड होता है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे H1 अगर मैं साथ में लूँ तो उन्होंने कुछ ना कुछ मिस किया है। मेरी जो पहली प्रायोरिटी है, मुझे H2A, H2B, H3 और H4 तो जरूर चाहिए, इन्हें मिस नहीं कर सकता मैं। तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन है जिसमें ये चारों अवेलेबल है। अदरवाइज H1 को इंक्लूड करना न्यूक्लियोसोम का पार्ट रहता है, बट मैं H1 को इंक्लूड नहीं कर सकता बाकी को छोड़ करके। तो इसलिए हम लोग ये बोल सकते हैं कि शायद ये कोर पार्टिकल के बारे में बात कर रहे हैं न्यूक्लियोसोम बोल करके। अदरवाइज न्यूक्लियोसोम जो टर्म है बेसिक पैकेजिंग की, उसके अंदर हम लोग कहते हैं कि भाई ये 8 हिस्टोन तो ये हो गए, प्लस H1 हो गया, प्लस लिंकर डीएनए हो गया। एनीवे, तो ये जो ऑप्शन दिए गए हैं, इन ऑप्शंस में से जो बेस्ट पॉसिबल आंसर है वो है सेकंड वाला 2322। देन क्वेश्चन नंबर 603, गैप जंक्शंस। देखिए, जब दो सेल आपस में जुड़ी होती हैं तो वो आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए, किसी एक्स नाम के मॉलिक्यूल को उधर भेजने के लिए या फिर किसी को अंदर लाने के लिए गैप जंक्शंस नाम की खिड़कियां खोल के रखती हैं। सेल सेल इंटरेक्शन में हम लोग इन बातों को पढ़ते हैं। तो पूछा गया था कि इस गैप जंक्शन अब्सेंट कहां होगा, बट वो वैसे जहां पे सेल अटैच नहीं होंगी। भाई ब्रेन की सेल सोच लीजिए, कार्डियक मसल सेल सोच लीजिए, लीवर सेल और इरेथ्रोसाइट्स। तो इनमें से कौन सी सेल ऐसी होती हैं जो एक दूसरे से चिपक करके नहीं रहती? तो आंसर है आरबीसी। रेड ब्लड सेल्स तो फ्री फ्लोइंग है ना, और इसीलिए आरबीसी को गैप जंक्शन की आवश्यकता नहीं है। लेकिन लीवर, कार्डियक मसल सेल्स और ब्रेन सेल्स, इन सेल्स को तो आपस में इंटरेक्ट करना पड़ता है, इसलिए यहां पर गैप जंक्शंस पाए जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है 2412। देन क्वेश्चन नंबर 582, यहां पे मैच करना है मुझे लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ में। लिस्ट 1 में है सक्रोज। अब सक्रोज के अंदर पाया जाता है ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। तो भाई 4 से मैच कर दीजिए। अल्फा 1 बीटा 2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है डी ग्लूकोज और डी फ्रक्टोज के बीच में। लैक्टोज में मिलता है आपको बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के साथ में डी ग्लूकोज और डी गैलेक्टोज। तो ए का फोर्थ ढूंढिए। अब ए का फोर्थ ढूंढने के लिए एक ही ऑप्शन के अंदर है, इसलिए करेक्ट आंसर इसका 2328। तो आई होप कि यहां तक के जो हमने सवाल किए ये आपके करेक्ट हुए होंगे, और अगर करेक्ट नहीं भी हुए हैं तो कोई बात नहीं, ये सीखने का भी टाइम है। क्वेश्चंस जब हम लोग देखते हैं एग्जाम करने के बाद, तो पर्पस केवल ये नहीं होता कि भाई मेरा आंसर ठीक निकला या नहीं। अगर ठीक नहीं निकला तो उसे हल्के मत लो, उसको करेक्ट करो, ताकि आने वाले एग्जाम में वो दिक्कत ना करे। आई फ्लाई को ज्वाइन करने के लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 9013902981। चलिए फिर वेट कीजिए नेक्स्ट आने वाले क्वेश्चंस का। बाय बाय।